हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमए एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस पेपर कौन सा है स्टूडेंट? आप लोगों का पेपर फर्स्ट है, रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? अनुसंधान प्रविधियां एवं सांख्यिकी। ठीक है, तो ये आपका कौन सा पेपर फर्स्ट है। तो आज आप लोगों का जो है पार्ट 8 है स्टूडेंट। ठीक है, कौन सा पार्ट है? पार्ट 8 आप लोगों का है। इससे पहले आप लोगों की 7 वीडियो जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिसमें हमने आप लोगों को 4 जो है लॉन्ग क्वेश्चन का जो है मतलब वीडियो दिया है स्टूडेंट। 4 लॉन्ग क्वेश्चन और 3 जो है आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी अति लघु प्रश्न जो है आप लोगों को हमने कराया है। वेरी जो है शॉर्ट क्वेश्चन यानी सेक्शन सी। लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा होगा? सेक्शन सी होता है। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा होता है स्टूडेंट? तो सेक्शन ए होता है। तो ये सेक्शन सी और सेक्शन ए जो है आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। और आज से आप लोगों का हम सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। कौन सा स्टूडेंट? याद रखिएगा कि सेक्शन बी आप लोगों का हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज आप लोगों का ये मतलब सेक्शन बी का ये पहला मॉडल है। और इसे संख्या में देखेंगे तो ये 8वां मॉडल पेपर है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का मॉडल पेपर सेक्शन बी। देखिए, ये 2023 में क्वेश्चन आया था। आप लोगों को हमने जो है इसके पहले आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दे दिया है। अब उसी को हम मॉडल पेपर में मतलब कुछ एग्जामिनेशन के क्वेश्चन और कुछ गेस क्वेश्चन आप लोगों को हम करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि शोध के उद्देश्य बताइए, यानी रिसर्च के क्या उद्देश्य होते हैं। तो शोध के स्टूडेंट लिखने का देखिए तरीका भी आप लोगों को हम बताते जा रहे हैं कि शोध के जो है क्या है निम्नलिखित जो है उद्देश्य होते हैं। पहला क्या है? ज्ञान को विकसित करना। तो रिसर्च करते समय हमारे क्या होता है? नॉलेज विकसित होता है ना। तो देखिए यहाँ पर अनुसंधान का एक मौलिक उद्देश्य ज्ञान को विकसित करना है। अनुसंधानकर्ता, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अनुसंधानकर्ता प्राकृतिक घटनाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई विशेष अनुसंधान करता है। ठीक है, अनुसंधान करता है या खोज करता है। तो पहला पॉइंट आपका क्या हो गया? उद्देश्य की ज्ञान को विकसित करना यानी अपने ज्ञान को बढ़ाना। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आपका क्या है? दूसरा उद्देश्य क्या हो जाएगा? नए ज्ञान की खोज करना। ठीक है, नए ज्ञान की खोज करना। तो देखिए अनुसंधान का एक मुख्य उद्देश्य नए ज्ञान की खोज करना है। विशेष रूप से शुद्ध अनुसंधान के अंतर्गत शोधकर्ता किसी नए ज्ञान की छानबीन करता है। इस प्रकार के अनुसंधान को अन्वेषक अनुसंधान भी कहते हैं। तो देखिए हम कोई भी मतलब अगर हम समस्या लेते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें हम नए ज्ञान की खोज करते हैं यानी अब क्या नया होने वाला है या अपने रिसर्च में और कौन सा नया पॉइंट हम जोड़ सकते हैं, इसके बारे में जो है हम शोध करते हैं। ठीक है, आइए अब तीसरे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? देखिए तीसरा है विद्यमान ज्ञान की पुष्टि करना। यानी कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट कि पहले से अगर उसमें कोई ज्ञान मौजूद है। ठीक है, हर चीज़ में क्या होता है? हर समस्या में हम कुछ ना कुछ ज्ञान खोजते हैं। तो यहाँ पे क्या है? विद्यमान ज्ञान की पुष्टि करना यानी अनुसंधान का एक उद्देश्य मौजूदा ज्ञान का सत्यापन करना है। यह देखना है कि ज्ञान वर्तमान में प्रचलित है वह सही है या गलत है। ठीक है, ये चीज़ क्या करता है? ये जो आपका शोध जो है इसकी पुष्टि करता है। चौथा क्या है स्टूडेंट आपका? चौथा है कि घटनाओं तथा तथ्यों को एकत्रित करना। तो अनुसंधान का एक उद्देश्य प्राकृतिक घटनाओं तथा तथ्यों को सुव्यवस्थित व संग्रह करना है। यह उद्देश्य स्पष्ट रूप से ऐतिहासिक अनुसंधान में रखा जाता है। ठीक है, और चौथा हमारा क्या है? सॉरी, पांचवा पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट? तो पांचवा है कि मानवता का कल्याण करना। ठीक है, मानवता का क्या है? कल्याण करना। तो अनुसंधान का चरम उद्देश्य मानवता का कल्याण करना है। भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों या अनुसंधानकर्ताओं के अनुसंधानों के पीछे भिन्न भिन्न उद्देश्य हो सकते हैं, किंतु उन सब का एक सामान्य उद्देश्य मानव कल्याण है। जैसा कि हम आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताए थे स्टूडेंट, जब हम आप लोगों को जब आप लोगों को हम सेक्शन सी यानी लॉन्ग क्वेश्चन जब स्टार्ट किए थे तो उसमें आपको वैज्ञानिक पद्धति जो है पहला क्वेश्चन ही आप लोगों को हमने बताया था। दूसरा क्वेश्चन
क्वेश्चन था आपका कि शोध क्या है। तो उसमें शोध में हमने आपको बताया था कि कोई भी हमारा रिसर्च कार्य क्या होता है, मानवता के विकास के लिए होता है या मानव कल्याण के लिए होता है। हमारा कोई भी शोध हो स्टूडेंट, याद रखिएगा कि हर शोध जो है हमारा मानव विकास पर डिपेंड करता है, यानी समाज को हमारे शोध से, हमारे रिसर्च से क्या फ़ायदे हैं, इसी पर कार्य किया जाता है और वही शोध हमारा क्या है, कार्यरत भी होता है, सफल भी होता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका पहला क्वेश्चन आप लोगों का पूरा हो गया। तो वीडियो को आप लोग पॉज करके जो है रोक के अपना लिख लीजिएगा ये सारे। वैसे तो आपके उद्देश्य 10 हैं, हमने लॉन्ग क्वेश्चन में 10 पॉइंट लिखवाया है, लेकिन आप शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको हमने 5 पॉइंट दिया है। ठीक है, अब आइए हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट स्टूडेंट। देखिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ऐतिहासिक शोध से क्या तात्पर्य है। ठीक है, यानी ऐतिहासिक शोध जो है वह हम किसको कहते हैं, उसका क्या तात्पर्य है, ये आपको प्रश्न पूछ रहा है। तो आइए देखिए इसका आंसर क्या है स्टूडेंट। सबसे पहले ऐतिहासिक शोध का मतलब समझते हैं कि ऐतिहासिक शोध कहते किसको हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऐतिहासिक शोध क्या है, तो ऐतिहासिक अनुसंधान को ज्ञात करने से पूर्व, ठीक है, ये यहाँ पर पूर्व होगा स्टूडेंट, पूर्व इतिहास तथा ऐतिहासिक ज्ञान की प्रकृति को ज्ञात करना आवश्यक है, तथा ऐतिहासिक ज्ञान की प्रकृति को ज्ञात करना आवश्यक है। एक मिनट, ये 2 बार रिपीट हो गया स्टूडेंट, एक ही बार रहेगा। ठीक है, एक लाइन को काट लीजिएगा। तथा ऐतिहासिक ज्ञान की प्रकृति को ज्ञात करना आवश्यक है। इतिहास के लिए अंग्रेजी शब्द में हिस्ट्री शब्द का प्रयोग होता है। इसका मूल शब्द हिस्टोरिया से है, यानी जो हिस्ट्री शब्द जो लिया गया है वह किस शब्द से बना है, तो याद रखिएगा कि इसका मूल शब्द क्या है, हिस्टोरिया है, जिसका अर्थ होता है जांच के द्वारा प्राप्त ज्ञान। ठीक है, जांच के द्वारा क्या है, इसका जो है मूल प्राप्त ज्ञान को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिया बोलते हैं। अब इसका अर्थ भूतकालीन अभिलेख तक सीमित हो गया है। ठीक है, ऐतिहासिक का जो है अर्थ क्या है, अब भूतकालीन अभिलेख तक ही क्या किया कर दिया गया है, इसको सीमित कर दिया गया है। आइए देखिए जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार परिभाषा क्या है, तो ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। इसके विभिन्न पद भूत के संबंध में एक नई सूझ पैदा करते हैं, जिसका संबंध वर्तमान तथा भविष्य से होता है। ठीक है, यही हमारा क्या है, ऐतिहासिक शोध की परिभाषा है। अब आइए बात करते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्व एवं आवश्यकता। देखिए कभी कभी क्वेश्चन आपको महत्व और आवश्यकता से भी पूछ सकता है स्टूडेंट, याद रखिएगा किसी में हमने आप लोगों को महत्व और आवश्यकता भी बता दिया। तो देखिए पहला जो इसका महत्व और आवश्यकता क्या है, तो इतिहास भूतकालीन घटनाओं के परिणामों को स्पष्ट करते हैं और उनके गुण तथा दोष से क्या करता है, परिचित कराता है। जो ऐतिहासिक होती है घटनाएं, तो उनके क्या गुण थे, क्या मतलब कारण थे, क्या उसमें दोष पाए गए, इन सभी से क्या करता है, जो कि हमें ऐतिहासिक अनुसंधान जो है परिचित कराता है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है कि ऐतिहासिक अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में सिद्धांत एवं क्रिया का पक्ष आलोचनात्मक व्याख्या करता है और उनके वर्तमान स्वरूप में ऐतिहासिक तथा विकासात्मक स्थिति को स्पष्ट करता है। ठीक है, ऐतिहासिक अनुसंधान क्या करता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी सिद्धांत होते हैं और उसको काम करने के पक्ष में जो आलोचनात्मक यानी आलोचना करने वाला तुलनात्मक जो है व्याख्या करता है, और वर्तमान में जो है उसका क्या मतलब रूप होता है, कैसे हम उसको मतलब विकसित रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी स्थिति को क्या करता है, ऐतिहासिक शोध जो है बताता है स्टूडेंट। फिर तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, ऐतिहासिक अनुसंधान भूतकालीन त्रुटियों से परिचित कराकर भविष्य के प्रति क्या करता है, सतर्क कराता है। तो ये भी बात सही है कि जो ऐतिहासिक अनुसंधान होता है, भूतकालीन त्रुटियां यानी पहले से जो मतलब त्रुटियां रह गई, उनमें क्या कमी रह गया, उससे क्या करता है, हमें परिचित कराकर हमें भविष्य के प्रति क्या करता है, सचेत करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सचेत करने का मतलब कि वो सतर्क करता है कि ऐसी गलती क्या हो, दोबारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, देखिए फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, इसको आप लोग रोक रोक कर लिख लिया करिए। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक अनुसंधान समाज तथा विद्यालय के संबंधों की व्याख्या करता है तथा मनोवैज्ञानिक
क्षेत्र में इसके कारणों का विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है। तो अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक अनुसंधान क्या करता है, तो समाज और विद्यालय में के संबंधों में कैसा, मतलब उनका समाज और विद्यालय का कैसा संबंध है उसकी व्याख्या करता है। और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में क्या करेगा, किन कारणों से इसका विश्लेषण करना चाहिए, उन कारणों का क्या करता है, विश्लेषण भी करता है, यानी एनालिसिस करके बताता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, ऐतिहासिक अनुसंधान शिक्षा के लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है। ठीक है, ऐतिहासिक अनुसंधान क्या करता है, शिक्षा के लिए क्या करता है, जो है वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, छठवां देखिए, यह शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों तथा शोध कार्य में लगे अन्य व्यक्तियों के प्रति सम्मान प्रकट करता है। तो ये भी बात सही है कि अगर ऐतिहासिक शोध है तो क्या है, शिक्षा शास्त्रियों यानी जो भी मतलब विद्वान है, शिक्षा से संबंधित हैं, मनोवैज्ञानिक हैं या दूसरे व्यक्ति जो मतलब उस शोध में अपना योगदान दे रहे हैं, उनके प्रति क्या करता है, सम्मान जो है प्रकट करता है। सातवां क्या है हमारा, ऐतिहासिक अनुसंधान अंधविश्वासों तथा भ्रमों का निवारण करता है। ऐतिहासिक अनुसंधान क्या करता है, अंधविश्वासों तथा भ्रम जो पले रहते हैं उनका क्या करता है, निवारण करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए अभी 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गया, पहला और दूसरा। अब तीसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, व्यवहारिक शोध। ठीक है, व्यवहारिक शोध क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। व्यवहारिक शोध को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि व्यवहारिक शोध को हम अंग्रेजी में अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। तो देखिए व्यवहारिक शोध क्या है, तो व्यवहारिक शोध हमारे व्यवहारिक जीवन में आने वाली समस्याओं तथा अन्य घटनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने या उनके अन्य उपचार करने के लिए आवश्यक सिद्धांतों के विषय में हमारी चिंतन प्रक्रिया को उभार सकता है। ठीक है, जो व्यवहारिक शोध क्या है, तो याद रखिए व्यवहारिक का मतलब ही होता है कि हमारे जो जीवन में धारण किया जाए। तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी समस्याओं से क्या करते हैं हम, जूझ रहे होते हैं। तो उन पर क्या है, नियंत्रण यानी कंट्रोल कैसे करना है, और उनके मतलब उन जो दैनिक जीवन में जो समस्या आ रही है तो उसको हम कैसे निपट सकते हैं, उन समस्याओं के उपचार के लिए जो है सिद्धांतों को क्या करता है, चिंतन करके यानी तर्क युक्त करके क्या करता है, उभारता है। फिर क्या है, इसका कारण यह है कि बहुधा बहुधा मतलब अधिक, यह देखा गया है कि आश्चर्यजनक प्रयोग सिद्ध व्यवहारिक खोज ही की व्याख्या या विश्लेषण के दौरान शोधकर्ता ऐसे व्यवहारिक सुझावों को प्रस्तुत करता है या ऐसी बातों को कहता है जो कि अनेक सामाजिक समस्याओं के उपचार में क्या होते हैं, सहायक सिद्ध होते हैं। यही हमारा क्या होता है, व्यवहारिक शोध होता है। ठीक है, अब देखिए व्यवहारिक शोध का संबंध सामाजिक जीवन के व्यवहारिक पक्ष से होता है और वह सामाजिक समस्याओं के संबंध में भी में ही नहीं बल्कि क्या होता है, अपितु या बल्कि, ठीक है, सामाजिक नियोजन, सामाजिक अधिनियम, स्वास्थ्य रक्षा संबंधित नियम, धर्म, शिक्षा, न्यायालय और मनोरंजन आदि विषयों के संबंध में भी अनुसंधान करता है और उनके संबंध में कारण सहित जो है व्याख्या वह होगा। ठीक है, व्याख्या व तर्क युक्त ज्ञान से हमको समृद्ध करता है। यही हमारा क्या है, आपका व्यवहारिक संबंध। समृद्ध देखिए स्टूडेंट ऐसे लिखा गया, संबद्ध होगा, सॉरी स्टूडेंट, ठीक है, संबद्ध करता है। वही हमारा क्या है, व्यवहारिक जो है शोध है। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। ठीक है, क्रियात्मक शोध को क्या करना है, परिभाषित करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब सामाजिक शोध अध्ययन के निष्कर्ष को क्रियात्मक रूप देने की किसी तात्कालिक या भावी योजना से संबद्ध होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक शोध कहा जाता है। गुडे एवं हॉट के अनुसार शोध का क्या परिभाषा है क्रियात्मक शोध का, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट। देखिए गुडे एवं हॉट के अनुसार क्या है कि क्रियात्मक शोध उस कार्यक्रम का अंश होता है जिसका कि लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं को परिवर्तित करना होता है, चाहे वह गंदी बस्ती की अवस्थाएं हो या प्रजातीय तनाव व पक्षपात हो या एक संगठन
की प्रभावशीलता हो। ठीक है, तो यही क्या है, हमारा क्रियात्मक शोध होता है। यानी क्रियात्मक शोध है, क्रियात्मक का मतलब ही होता है कि करके। तो क्रियात्मक शोध क्या है, उस कार्यक्रम का अंश होता है। अंश यानी छोटा एक हिस्सा है जिसका लक्ष्य क्या होता है, मौजूद अवस्थाओं में या विद्यमान अवस्थाओं में, चाहे मतलब हम किसी गंदी वस्ती को मतलब रोकना चाह रहे हैं, उनकी अवस्था को चेंज करना चाह रहे हैं, या प्रजातीय तनाव यानी जो क्या है बहुत से जातियों में क्या होता है, टेंशन का होता है, किसी के प्रति पक्षपात हो रहा है उसको रोकना है, या कोई जो है संगठन है बहुत ज़्यादा पावरफुल है उसकी प्रभावशीलता को कम करना है। यानी कि वो कोई संगठन है जैसे प्रभावशील है लेकिन वो गलत कार्यों के लिए प्रभावशील है, तो उसके प्रभावशीलता को रोकने के लिए ही क्या है, उसी को किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, हमारा जो है क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आता है। अब अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अनुसूची का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं को बताइए। तो देखिए अनुसूची और ये क्या बोलते हैं प्रश्नावली, आप लोगों को हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी दिया स्टूडेंट। अब क्या है, कभी कभी क्वेश्चन आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो देखिए सर्वप्रथम क्या है, अनुसूची क्या है, तो अनुसूची प्रश्नों की एक सूची है, अर्थात यह अनुसंधान समस्या से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने के लिए बनाए गए प्रश्नों की एक तालिका है, जिससे शोधकर्ता प्रत्येक सूचनादाता के पास लेकर जाता है और साक्षात्कार द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके उन्हें स्वयं उसे प्रपत्र में अंकित करता है जिस पर कि प्रश्न अंकित है। इसमें अनुसंधानकर्ता को प्रत्येक सूचनादाता से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना पड़ता है। तो देखिए हमने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था कि अनुसूची क्या है। जब अति लघु पढ़ा रहे थे स्टूडेंट, अति लघु क्वेश्चन जब कराए हैं आप लोगों को, तो हमने बताया अनुसूची को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो अनुसूची क्या है, तो अनुसूची जो होता है वह एक प्रश्नों की मतलब तालिका होती है, या प्रश्नों का एक मतलब संग्रह हम मान लेते हैं, या प्रश्नों की एक सूची मान लेते हैं। ठीक है, तो अनुसूची सबसे पहले आप समझिए कि जो हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं तो उसका एक मेथड होता है। अनुसूची के जरिए भी क्या करते हैं, हम डाटा कलेक्शन यानी तथ्यों का कलेक्शन करते हैं। और यह क्या होती है, यह प्रश्नावली की तरह ही क्या होती है, एक प्रश्नों की सूची होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें अनुसंधान करता जो है अनुसंधान से संबंधित क्या करता है, आंकड़ों से संबंधित जो है प्रश्नों को लेकर क्या करता है, फील्ड में जाता है। ठीक है, फील्ड में जाकर प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदाता या सूचनादाता से संपर्क करके प्रश्नों को पूछकर वह खुद ही अपने हाथों से क्या करता है, प्रश्न प्रपत्र को भरता है। यही हमारी क्या है, अनुसूची होती है। और जो प्रश्नावली होती है, तो प्रश्नावली के बारे में भी हमने भी क्या बताया था, प्रश्नावली यानी क्वेश्चनार, तो वो उसमें क्या होता है, उसमें जो है वह जो है डाक के द्वारा भेज दिया जाता है और उत्तरदाता या सूचनादाता उसको पढ़कर भर देता है। कभी कभी क्या होता है, प्रश्नावली जो प्रश्नों को उसको समझ में आया उसको भरा, जो प्रश्न उसको नहीं समझ में आया वह नहीं भर पाता है। ठीक है, तो आधा अधूरी जो होती है प्रश्नावली आ सकती है, लेकिन जो आपकी अनुसूची होती है तो इसमें क्या है, इसमें उत्तरदाता और शोधकर्ता आमने सामने बैठकर प्रश्नों को सुनते हैं और उत्तर देते हैं, और क्या है, शोधकर्ता जो है उसको जो है स्वयं भरता है। तो इसलिए ये अनुसूची जो होती है वह मतलब जो है अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है स्टूडेंट, तो परिभाषा देखिए गुड्डे एवं हॉट के अनुसार क्या है कि अनुसूची प्रायः ऐसे प्रश्नों के समूह का नाम है जिन्हें एक साक्षात्कारकर्ता अन्य व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछता है तथा उनके उत्तर क्या है, स्वयं भरता है। ठीक है, ये हम अभी आप लोगों को ऊपर इसको एक्सप्लेन किए हैं, इस परिभाषा को आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए अनुसूची की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो आइए देखिए अनुसूची की पहली विशेषताएं क्या है स्टूडेंट, तो प्रश्नों का उचित क्रम, यानी जो अनुसूची में जो प्रश्न होते हैं वो क्रमबद्ध होते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं। दूसरा क्या है, आपका सरल व स्पष्ट प्रश्न, अनुसूची के प्रश्न जो होते हैं वो प्रश्नावली की अपेक्षा क्या होते हैं, सरल होते हैं और स्पष्ट शब्दों में लिखे जाते हैं। तीसरा क्या है, आपका सीमित आकार, सीमित आकार का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या जो शोध करता है वह सूचनादाता या उत्तरदाता के पास खुद जाता है, इसलिए इसका क्षेत्र क्या होता है, जो है सीमित होता है। ठीक है, और जो प्रश्नावली होती है तो प्रश्नावली का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, ब्रॉड होता है, बड़े पैमाने पर होता है, क्योंकि प्रश्नावली में डाक के द्वारा भेजा जाता है, तो डाक के द्वारा हम
एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर भी जाकर डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अनुसूची में क्या, अनुसूची में हम जो है ये सीमित क्षेत्र में यानी कि 20 से 30 किलोमीटर के अंदर में हम कार्य करते हैं। और जो प्रश्नावली है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिले स्टेट वाइज भी चल सकता है। ठीक है, अगला है क्या कि सही संदेह वाहन, यानी इसमें क्या है, इसमें जो है सही मतलब संदेश को जो है भरा जाता है। ठीक है, फिर क्या है सही प्रत्युत्तर, यानी इसमें क्या होता है अनुसूची में जो है सही प्रत्युत्तर यानी प्रश्न और उत्तर जो होते हैं वो सही सही क्रम में लिखे जाते हैं। अगला हमारा पॉइंट क्या है, क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था। क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि जैसे आप कोई पढ़ा रहा है तो पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है स्टूडेंट लोग बीच में क्रॉस क्वेश्चन करते हैं ना, इन टॉपिक को काट कर तुरंत उस टॉपिक के अंदर से कोई एक पॉइंट मिल गया उसी को उन्होंने क्वेश्चन कर दिया, तो वही क्या है हमारा क्रॉस क्वेश्चन कहलाता है। ठीक है, तो क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हमने यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया है कि क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था होता क्या है, उसको हमने डिफाइन किया है कि एक अच्छी अनुसूची उसे कहा जाता है जिसमें जिसमें समस्या से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में क्रॉस प्रश्न पूछे जाने की व्यवस्था हो, ताकि सूचनादाता द्वारा दी गई सूचना की जांच विभिन्न प्रश्नों के आधार पर की जा सके। ठीक है, ये होता है आपका जो है क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था। अब आइए बात करते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, परिकल्पना क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है स्टूडेंट। हाइपोथेसिस देखिए क्या है कि परिकल्पना या उपकल्पना अनुसंधान परिकल्पना या उपकल्पना वैज्ञानिक अनुसंधान का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। शोध या अनुसंधान शुरू करने से पहले अनुसंधान के कारणों तथा परिणामों के बारे में शोधकर्ता जो एक निश्चित अवधारणा बना लेता है उसे ही प्राक्कल्पना, उपकल्पना या परिकल्पना कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आप सुनिए स्टूडेंट, जैसे आपको घर बनाना है, ठीक है, तो घर बनाना है तो उसमें आप क्या सोचते हैं कि हमारा घर ऐसे जगह पे हो जहाँ से क्या हो, रेलवे स्टेशन पास हो, ठीक है, स्कूल पास हो, और वहाँ का जो मतलब जो भी लोग रहते हैं वहाँ अच्छे लोग रहें। ठीक है, मेरे घर का जो है दिशा ऐसे हो, ठीक है, डाइनिंग रूम ऐसा हो, किचन ऐसा हो, यानी ज़मीन लेकर क्या करते, अगल बगल जितने भी मतलब लोग हैं, लोग बसे हुए हैं अच्छे लोगों के बीच में, तो आप सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं एक मतलब सीक्वेंस में कल्पना वाइज बना लिए ना, कि स्कूल पास में हो, मार्केट पास में हो, हॉस्पिटल पास में हो, रेलवे स्टेशन पास में हो, ऐसे जगह मतलब मेरा घर हो। तो आपने क्या किया, ये सारे परिकल्पनाओं को जो है बना लिया। तो अब उसमें क्या है, जैसे स्कूल पास में होगा तो क्या सोचेंगे कि बच्चों को स्टडी में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हॉस्पिटल पास में होगा, कोई किसी को चोट लगा या किसी को तबीयत खराब हुई तो आप तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है फैसिलिटी के अनुसार हम मतलब हम सोच रहे हैं। तो यही क्या है, अभी हमने घर नहीं बनाया लेकिन हमने इतनी सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रख लिया, तो यही हमारा क्या है प्राक्कल्पना या परिकल्पना या उपकल्पना। प्राक्कल्पना परिकल्पना यानी मतलब कल्पना से परे, यानी वो काम अभी हुआ नहीं लेकिन उससे के पहले क्या है हमने सारी चीज़ों को हमने अपने दिमाग में कर लिया। ठीक है, अब आइए इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। परिभाषा क्या परिकल्पना की स्टूडेंट, तो देखिए परिभाषा है आपका कि पीवी यंग के अनुसार क्या है, कार्यकारी या काम चलाऊ होगा स्टूडेंट ना, काम चलाऊ नहीं, काम चलाऊ प्राक कल्पना का निर्माण ही वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा देखिए, अगला इसी में क्या है कि प्राक कल्पना जो है कैसे बना है स्टूडेंट। तो देखिए प्राक कल्पना शब्द दो शब्दों का योग है। प्रा का अर्थ क्या होता है प्रारंभिक, तथा कल्पना का अर्थ होता है विचार, यानी प्राक कल्पना का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ प्रारंभिक विचार यानी शुरुआती विचार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इस प्रकार प्राक होगा आधा का, प्राक कल्पना अनुसंधान विषय के संबंध में प्रारंभिक विचार है। देखिए अभी आप लोगों को हमने बताया ना कि मतलब कोई काम करने से पहले उसके बारे में मतलब सारा चीज़ को हम एक मतलब चित्र के इमेजिन के अनुसार जो है हम अपने दिमाग में दिलो दिमाग में बैठा लिए, वही हमारा क्या है प्राक कल्पना है। अब आइए देखिए हम परिभाषा की बात करते हैं स्टूडेंट। परिभाषा क्या है, एक मिनट, परिभाषा देखिए गुड्डे एवं हार्ट के अनुसार क्या परिभाषा है। तो प्राक कल्पना इस बात का वर्णन करती है कि हम आगे क्या देखना चाहते हैं। एक प्राक कल्पना भविष्य की ओर देखती है। यह एक
ठीक है। यह एक प्रस्तावना है जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने हेतु उनका परीक्षण किया जा सकता है। यह भी सिद्ध हो सकती है, यह सिद्ध हो सकती है और गलत भी हो सकती है, यानी यह सही भी सिद्ध हो सकती है, ठीक है। यह सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी सिद्ध हो सकती है। यही हमारा क्या है, पाक कल्पना है। जैसे हमने अभी आप लोग को बताया ना कि एक घर का इमेजिन हम कर लेते हैं, तो वो घर हमने सपना देखा, हमने एक इमेजिनेशन बनाया, तो वह सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा घर जहाँ पे हो वहाँ पे क्या है, वहाँ से डॉक्टर, वहाँ से हॉस्पिटल, स्टेशन, बाजार सब कुछ पास हो। ये तो क्या है, ये तो हम एक हाइपोथेसिस बना रहे हैं ना, तो ये सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी हो सकती है, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा परिभाषा क्या है, पीवी यंग के अनुसार। तो पीवी यंग के अनुसार क्या है कि एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, कार्यवाहक प्राक कल्पना माना जाता है, ठीक है। एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, वही क्या है, कार्यवाहक प्राक कल्पना क्या है, माना जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, आज ये आप लोगों का मेरे द्वारा जो है 6 क्वेश्चन जो है आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन बी का जो है कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। आगे हम बात करते हैं, इसके पहले देखिए आप लोगों को हमने जो है 5 क्वेश्चन अभी देखिए स्टूडेंट, ये अभी आप लोगों का जो है 6 क्वेश्चन सेक्शन बी का कंप्लीट हो गया, यानी पार्ट 8 जो है आज आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अभी एक पार्ट और आप लोगों को हम देंगे, ठीक है, पार्ट 9 दे देंगे। तो इसमें आप लोगों का मान लीजिए 6 क्वेश्चन ये, तो 6-7 क्वेश्चन वो रहेगा, तो यानी आप लोगों को हम टोटल जो है मतलब शॉर्ट क्वेश्चन का जो है आप लोगों को याद रखिएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन का आपको हम टोटल 12 से या 13 क्वेश्चन, 13 से 14 प्रश्न आप लोगों को हम दे देंगे, जिसमें से आप लोगों को 5 क्वेश्चन आप लोगों का डेफिनेटली वही प्रश्न आएंगे, इधर उधर से कोई भी प्रश्न आप लोगों को नहीं आएंगे, वही प्रश्न आप लोगों को आएंगे जो हमने मॉडल पेपर में दिया। तो इसका एक और मॉडल पेपर हम आप लोगों को देंगे, यानी 1 से लेकर 9 वीडियो तक आप लोगों का जो है 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, आप लोगों का हम सेकेंड पेपर शुरू करेंगे स्टूडेंट। तो सेकेंड पेपर शुरू करने से पहले आप लोगों को याद रखिएगा कि आपके जो सीनियर हैं, तो कुछ दिन जो है उनका क्लास चलेगा, यानी कल एक और आप लोगों को मैं क्लास दे दूंगी। कल कितना तारीख स्टूडेंट, तो आप लोगों का 18/11/2024 को एक वीडियो और आप लोगों का दे देंगे। उसके बाद क्या है, 19 तारीख से लेकर, यानी 19/11/2024 से लेकर उनका आपके जो सीनियर से 25 नवंबर तक, ठीक है, 25 नवंबर तक जो है उनकी क्लास चलेगी। फिर 26 नवंबर से फिर आप लोगों की क्लास में कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कल एक और आप लोगों को दे देंगे, बस पेपर फर्स्ट आप लोगों का कंप्लीट, यानी 1 से लेकर 9 क्लास में आप लोगों का 9 वीडियो में आप लोगों का फर्स्ट पेपर को हमने कवर कर दिया। इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ओके स्टूडेंट। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या है, वीडियो तो आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक शेयर करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मैं भी मोटिवेट होती हूँ कि नहीं, मुझे भी जो है आप लोगों के लिए कार्य करना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ स्टूडेंट आप लोग चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे, तो जिससे मेरी जितनी भी आगे की वीडियो है वो सब आपको इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे अगली क्लास आप लोगों की देखिए स्टूडेंट, कल अभी एक क्लास और दे देंगे, उसके बाद है आप लोगों का 26 या 25 नवंबर से आप लोगों की आगे की क्लास जो है कंटिन्यू होगी, ओके। अपना ध्यान रखिएगा प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।